हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर मैं गोविंद का स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रेमजीत बारिया सर, जो कि दीव से हैं और दीव में बाल भवन में डायरेक्टर भी हैं और साथ में बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। तो मैं चाहूँगा सर, पहला जो सवाल हमारा शुरू होता है और उससे पहले मैं आपको इस प्रोग्राम में स्वागत करना चाहूँगा जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो हमारा पहला प्रश्न ही यही होता है कि इस फील्ड के प्रति सबकी एक अलग जर्नी होती है, सब अपने अपने अलग अलग रास्ते से इस फील्ड में आते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आप कहाँ पले बढ़े, स्कूलिंग कहाँ हुआ, एजुकेशन कहाँ हुआ। तो इस विषय में दर्शकों से आप ज़रूर कुछ शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरा जन्म दीव में हुआ है। दीव तमन और गोवा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उनमें से एक छोटा आइलैंड है दीव, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और बचपन से ही पानी में जाना, में घूमना, फिशिंग करना। एक्चुअली मैं फिशरमैन फैमिली में से हूँ। उस वक्त मेरे पूर्वज फिशिंग करते थे, तो मैंने भी उनकी प्रैक्टिस की, उनमें गया, तैरना सीखा और फिशिंग की सभी एक्टिविटीज मुझे मालूम है कि कैसे कैच करते हैं। और सेल वाली छोटी छोटी बोट होती है, तो सेल से चलते हैं, तो वो मैं सेल से चला सकता हूँ। आज भी मुझे अच्छी तरह से उनका नॉलेज है। तो बिना मशीन नहीं होती उनमें, तो सेल से तो मैं उड़ा सकता हूँ और बहुत मजा आता है, एंजॉय करता हूँ उनको। तो आपने स्कूलिंग? नहीं, स्कूलिंग तो मैं बचपन से छोटा सा था हुआ मेरा फैमिली। वहाँ दमन के बगल में गुजरात का एक पार्ट है, उलवाड़ा करके। हाँ। तो उलवाड़ा के किनारे भी एक छोटा सा गांव है कोलर, वहाँ मेरे फादर मदर के वहाँ रहते थे। तो वहाँ भी समुद्र था, तो मुझे बचपन से उस समुद्र के साथ टच हुआ। तो प्राइमरी एजुकेशन मैंने वहाँ ही किया। जन्म यहाँ हुआ था दीव में, लेकिन वहाँ इतने बड़ा हो गया कि 8-9 साल तक वहाँ मेरा। बाद में जब दीव आए ना हमारे गांव, तो वहाँ से बाद में मैंने फिशिंग का शुरू कर दिया और पानी में जाना इधर उधर। तो दोनों जगह मुझे पानी भी मिला और यहाँ का फिशिंग लाइफ का और यहाँ का नेचर जो है इतनी अच्छे जगह है कि कोई भी आर्टिस्ट जो आते हैं यहाँ, तो उनको तो बहुत पसंद आता है दीव। आज मेरे बहुत से आर्टिस्ट फ्रेंड हैं, तो वो दीव बार बार घूमने आते हैं और मैं उनको बहुत हेल्प करता हूँ, उनके साथ घूमता हूँ और अच्छे अच्छे प्लेसेस दिखाता हूँ। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे पेंटिंग के फील्ड के लिए एक कॉलेज व हायर स्टडीज़ है, वो आपने कहाँ से किया? क्योंकि इस फील्ड में जो एक सबका एक वे है, वो मेरे ख्याल से कुछ सेल्फ थॉट हैं, कुछ कॉलेज करके आते हैं। तो आपका कॉलेज एजुकेशन कहाँ हुआ? मैंने बाद में एसएससी के बाद उस वक्त एडमिशन मिलता था, अभी जो 12th के बाद मिलता था। तो मैंने CN कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स अहमदाबाद में है, वहाँ मुझे एडमिशन मिला और वहाँ गया। तो उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि पेंटिंग की भी कॉलेज होती है, फाइन आर्ट्स कॉलेज, वो तो मुझे वो पता ही नहीं चला था। तो मैं तो दूसरी फील्ड में जाना, इंजीनियरिंग में जाऊँ और आर्किटेक्ट बनूँ, ऐसा मुझे सोचा था मैं। तो मैं नेचुरली पेंटिंग करते रहता था। यहाँ का जगह इतनी अच्छी है ना, कुछ ना कुछ देख मिलता है, चलो पेंटिंग करो, नेचर इंस्पायर करता है। हाँ, तो उनके ऊपर से तो यहाँ की बोट वगैरह का पेंटिंग करता था। बाद में धीरे धीरे यहाँ का जो लैंडस्केप से भी लैंडस्केप किया। तो बाद में मुझे किसी ने बताया कि आप इंजीनियरिंग में मत जाओ, आर्किटेक्ट में, आप फाइन आर्ट्स में जाओ। फाइन आर्ट्स क्या होता है? उन्होंने कहा कि वो पेंटिंग की कॉलेज होती है। क्या बात है, पेंटिंग कॉलेज होती है क्या? तो क्या? हाँ। तो तब मुझे मालूम, तो मुझे उनमें जाना है। तो वहाँ गया और CN कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में मैंने एडमिशन लिया और पहले से अच्छा परफॉर्म। मैं बहुत लकी हूँ इसलिए कि उस वक्त के गुजरात के जो बहुत फेमस आर्टिस्ट रसिकलाल परीख, तो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे। ओके। तो उनके हाथ के नीचे अच्छा रहा और मैं डिसिप्लिन में इतना अच्छा था ना कि वो प्रिंसिपल मेरा सभी को उदाहरण देते थे, ये देखिए ये बच्चा, ये विषय है, ये कभी भी उनकी कंप्लेन नहीं आती है। बाकी के लोग तो क्या कॉलेज में जाते हैं तो सभी इधर उधर घूमते रहते, अब लेट आते। मैं प्रिंसिपल ही काम करता था। वो पहले साल में फर्स्ट ईयर में मेरा फर्स्ट नंबर है ना, तो
उस वक्त तो मोबाइल वगैरह नहीं था कुछ, तो हम पोस्ट कार्ड लिख के हमारा एड्रेस लिख के वहाँ दे जाते थे। हाँ। वो लोग उनमें रिजल्ट लिख के भेजते थे। तो ओके। मेरा प्रथम नंबर है, तो मुझे हमारे पोस्ट कार्ड आया। रसिक लाल परी का पोस्ट कार्ड आया। वाह। उनमें लिखा था तो તમે પ્રથમ નંબરે પાસ થાઓ છો अभिनंदन गुजराती में, हाँ। और उनकी फोटोग्राफ वगैरह वाह। आज भी मेरे पास है, वो मैंने संभाल के रखा है। सर हम जानना चाहेंगे कि आपकी टेक्निक क्या है, किस तरह की टेक्निक को लेकर आप काम करते हैं? सभी तरह का काम करता था वहाँ कॉलेज में, सीएम कॉलेज में। एक्चुअली मैंने अप्लाइड आर्ट किया, अप्लाइड आर्ट में मैंने एडमिशन लिया, करता था। तो उनमें लाइन ड्राइंग वगैरह इलस्ट्रेशन में जो करते थे, तो लाइन ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी थी, परफेक्ट एकदम। तो मेरा प्रोफेसर थे भावसार करके, किरीट भावसार, उन्होंने मुझे एक दूसरी जगह पार्ट टाइम काम में ले गया, जहाँ एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो गुजरात की टेक्स्ट बुक बनाते थे। तो साइंस की बनाते गुजरात में विज्ञान का। तो विज्ञान में जो अंदर की आकृति थी ना, शरीर विज्ञान अंदर की, तो वो आकृति लाइन ड्राइंग बनाना था मुझको, तो बाद में प्रिंट हो गया। तो मुझे ले गए वहाँ, तो मैंने मुझे दिया, देखा कलरफुल कर दिया, उनमें से लाइन ड्राइंग कर सकते क्या? ये जी कर सकते, क्या बात है? कहा तो उनके सामने मैंने किया, तो थोड़ी देर में इतना अच्छे कि बोलो तो बहुत खुश हो गया। सर उस वक्त मुझे उन्होंने कहा कल से आप आ जाओ यहाँ पार्ट टाइम, एक घंटे काम करो, सिर्फ शाम को आओ, कॉलेज के बाद 1 घंटा टाइम लिखना है यहाँ, 1 घंटे का 10 रुपया दूँगा। तो मुझे बहुत खुश हो गया, इसलिए कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा लगा, 10 रुपये 10 रुपया, क्योंकि मैं जो वहाँ एक कमरा किराए पर लिया था मैंने, तो उनका मंथली रेंट 60 रुपीज़ थे। ओके। 60 रुपीज़। तो मैं सैटरडे और संडे 6 घंटा काम कर लेता था वहाँ, 6 घंटा, तो 2 दिन में मेरा किराया निकला। तो ऐसा तो मुझे लगे कि यार तो बहुत हो गया, और घर से मना किया, लेटर लिखे कि मुझे पैसे मत दीजिए। तो पापा ने फिर से लेटर में लिखा कि आप काम करने गए या पढ़ने गए? तो मैंने लिखा कि मैं पढ़ता हूँ भी हूँ, वैसा ही काम में तो जब ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो वहाँ से मुझे लाइन ड्राइंग का एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगी। तो मैंने बाद में वहाँ से आने के बाद कलर में तो काम करता था, लेकिन मुझे लगा चलो लाइन ड्राइंग तो लाइन ड्राइंग में क्या थोड़ा काम। बाद में यहाँ के कलेक्टर थे जिनके भल्ला साहब करके, उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ के मैनेजमेंट का लाइन ड्राइंग का एक स्केच बना दीजिए, बाद में हम उनको प्रिंट करके ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। मैंने किया तो बहुत अच्छा हो गया। बाद में उनके ऊपर मैंने काम किया ज़्यादा। बाद में पोर्टुगल गवर्नमेंट के वहाँ से जो उनके एम्बेसडर होते हैं ना, उन लोगों को मालूम हुआ कि ये तो बहुत अच्छा काम करे। तो पोर्टुगल गवर्नमेंट ने मेरा एक शो किया कि पोर्चुगीज आर्किटेक्चर ऑफ ड्यू में जो था, जितना भी पोर्चुगीज आर्किटेक्चर, उनके ऊपर काम करना था। ये शो कहाँ हुआ था? और गोवा में, पणजी में हुआ था। अच्छा। और वहाँ का काउंसिलर थे, एम्बेसी का पार्ट है वहाँ, वहाँ से पोर्टुगल पासपोर्ट वगैरह इश्यू होती है हमारे गोवा मंडी में। तो उन्होंने वहाँ की उन लोगों की गैलरी भी बनाई, और वो गैलरी में मेरा शो हुआ। और पोर्टुगल के एम्बेसडर जो दिल्ली में होते हैं ना, वहाँ की उनकी मिसिस और दोनों फ्लाइट में ओपनिंग में आए थे वहाँ। तो जैसे बोलते हैं कि दीव के अलग अलग क्षेत्र में बहुत पुर्तगीज़ थे, तो वो लोग अब कहाँ चले गए, वो हम जानना चाहते हैं। तो यूरोप में वो पोर्टुगल एक कंट्री है, छोटा सा वो, और स्पेन के नज़दीक है, बहुत अच्छा है। उनका एटमॉस्फेयर जैसे यहाँ जैसा है। और यहाँ के लोग वहाँ काम करने जाते थे पहले से, वहाँ काम करते थे, और वहाँ से पैसा इकट्ठे करके लाते थे, आते जाते थे। एक्चुअली यहाँ इंडियन थे सभी, लेकिन यहाँ जो कैथलिक लोग रहते हैं, कैथलिक यहाँ के लोग, उनको सभी ऐसे मानते कि ये पोर्टुगल के यहाँ नहीं है, यहाँ के ही थे, लेकिन पोर्टुगल वाले आए के उनको कहते थे उनके साथ और पोर्टुगल के साथ रहने से क्या, वो पढ़ना, उनके साथ काम करना, तो पोर्टुगीज लैंग्वेज है ना जो, वो भी सभी को आ गई। आज भी गोवा में, दमन और दीव, यहाँ सभी पोर्टुगीज बोलते हैं। नहीं बोलते तो जानते ही है, जानते हैं कि उनका मीनिंग ये होता है। तो वहाँ का पासपोर्ट भी यहाँ के कई सारे लोगों के पास हैं जो पहले की फैमिलीज हैं। हाँ, सभी बहुत से लोगों के पास है, और अभी भी यहाँ से, अभी यहाँ तो मैं कहता हूँ 30% लोग तो दीव के वहाँ है, तो
वहाँ से रिटर्न में चले जाते हैं। ओके। नदी वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट चले जाते हैं और आते जाते रहते हैं। तो आपके की अगर बारे हम अपने मॉन्यूमेंट्स को किया है जो मैं अभी मेरा चेंज किया कि मुझे लगा कि थोड़ा था तो हमारे जो कॉलेज के प्रोफेसर थे नागी वगैरह और वो सभी शिल्प में भी बहुत अच्छे थे और पेंटिंग में भी, और माधव रामानुज वगैरह भी, और कवि भी है और चित्रकार भी बहुत फेमस है गुजरात में। तो मेरा उनके साथ टच में रहता है बार बार। तो वो लोग मुझे बताते थे कि आपका अच्छा आता है तो आप कैनवास पेंटिंग भी करो, और तो मुझे कैनवास पेंटिंग मैंने शुरू किया। तो अच्छा लगा काम करते करते। बाद में अभी मैंने बाद में पेंटिंग का शो किया वहाँ उदयपुर, वहाँ की आर्ट गैलरी है वेस्टर्न कल्चर सेंटर की, उनमें मैंने शो किया। अच्छा, किरण जी ने जी किरण के नहीं, उसको हमारे डायरेक्टर थे कोई और? फुरकान खान। Okay. अभी जे सोनिया भी हमारे वहाँ के वेस्टर्न के डायरेक्टर हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। नहीं हो तो है। और उन लोगों की वेस्टर्न की वजह से मुझे यहाँ मैं डायरेक्ट हूँ बालबोल में, ओके। तो यहाँ का कल्चरल प्रोग्राम करना और पेंटिंग का शो करना, पेंटिंग का कैंप करना, तो उनके साथ हम कोलैबोरेशन में काम करते रहते। इसलिए ड्यू को थोड़ा इम्पोर्टेंट मिला उनमें, और हमने एक आर्ट गैलरी भी बनाई, उनमें भी बहुत से शो किए आर्टिस्ट का, और वेस्ट जोन की वजह से भी प्यारे हम उनको जगह देते हैं और सभी सुविधा देते हैं। तो जो सोलो शो आपने था कितने काम थे और किस किस तरह काम थे? हाँ, 1600 के वो गोवा में उनमें आके सब इवेंट्स को लिया था, दमन और सिल्वास को नहीं लिया था, सिर्फ लिया था मैंने यहाँ के। तो 20 में इस पेंटिंग सभी चर्च है, पानी कोठा है, यहाँ 3-4 चर्च है क्या, और साइड भी होटल का थोड़ा पार्क को है, अच्छा पार्क है, इंटरेस्टिंग है। तो उनमें एक रूम टूटा फूटा है फोर्ट के अंदर, तो उनमें आर्च है। ओके। आर्च और इतनी अच्छा है ना कि मैंने उनमें बहुत मजा आई काम करने के भी, और टाइम भी लगा। और वहाँ जो पेंटिंग मैंने एग्जिबिट किया था गोवा में, तो एक लड़की देगी, ये 10 दिन का शो था, लेकिन एक वीक तक वो लड़की वहाँ आकर खड़ी रहती थी, उनके पास था पोर्टफोलियो वगैरह कुछ, उनमें थोड़ा कॉपी करती थी, उनको देख के कुछ कॉपी करती थी, लेकिन डेली आती थी वहाँ। मैं जाके मैंने उनको पूछा आर्किटेक्ट में है क्या, उन्होंने कहा जी आपको कैसे मालूम? मैं कहा सभी पेंटिंग में उनमें आर्किटेक्ट का वो है, बहुत वो है कि स्टडी करने चाहिए। तो कहा उन्होंने कहा क्योंकि वो जो प्लास्टर होता है ना, वो प्लास्टर निकल गया था, सभी ब्रिक्स पत्थर दिखाई देते थे। तो पहले तो कोई स्टील का यूज नहीं करते थे, तो कैसे वो काट के उन्होंने रखा था कि जो कमान होती है वो कमान कैसे हो जाती है, वो नहीं गिरती, वो उनमें दिखाई देता है। तो जो काटने का जो एंगल होता है वो सभी उनमें ओके। इतनी बारीकी से आपने वो किया कि उसको तो उनको मैंने ऐसे ही किया था, तो बहुत ही अच्छा लगा। आज भी वो पेंटिंग मैंने सेल नहीं किया, तो वो पेंटिंग अभी भी मेरे पास और बहुत से सेल। जो गोवा में शो के बाद जैसे आपने वेस्ट जोन में किया, तो उसमें कितने काम थे? हाँ, वेस्ट जोन में बहुत काम किया मैंने। तो मैंने जयपुर में वो था कैंप था, पेंटर्स कैंप। उदयपुर या जयपुर? सोलो वाला? नहीं, सोलो नहीं किया था। ओके। ये तो कैंप था जो पेंटर्स कैंप सभी, तो उनमें मैं गया था। वहाँ का कला अकादमी है ना जो जयपुर राजस्थान कला अकादमी, उनके जयपुर में उन लोगों ने वो किया था। उनमें 16 आर्टिस्ट को बुलाया, उनमें मैं था। अच्छा था, वो सभी आर्टिस्ट को मिलकर मुझे लगा कि अभी काम करने की मजा आएगी और अच्छा लगा। ओके। बाद में मुझे एक वहाँ का भी मिला था मुझे। तो वहाँ वो कैनवास पे करना था वो? हाँ, कैनवास पे करना था। तो आप जैसे बोल रहे थे कि उदयपुर में बाद में आपने कैनवासेस भी शुरू किए। हाँ, बाद में कैनवास में शुरू किया। तो कैनवासेस पे आपने कौन से किस तरह के काम? हाँ, कैनवास के बाद में मुझे लगा कि यहाँ का एक कोई टॉपिक पकड़ूँ, जो मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ। आपने कैनवास पर कब काम शुरू किया? कितने अंतराल के बाद आपने कैनवास पे काम शुरू किया? उस विषय में भी आप दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। इसके बाद में मुझे लगा कि यहाँ का एक कोई टॉपिक पकड़ूँ, जो मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ, तो उनकी पहचान होनी चाहिए, ऐसा लगा। बिल्कुल। तो मैं बोट बनाता था पहले, लेकिन बोट में मुझे लगा बोट बनाने वाले बहुत से आर्टिस्ट है और बहुत लोगों ने काम किया है बोट के ऊपर। तो मुझे लगा कि फिश के ऊपर काम करूँ, तो मैंने फिश के ऊपर बाद में
काम किया स्टार्टिंग, और मैंने ज़्यादा सभी चीज़ के ऊपर वो अंडर वाटर फिश या ऐसे ही फिश? अंडर वाटर, मैंने अंडर वाटर का काम किया। इससे तो फिश की वो मज़ा नहीं है, मज़ा नहीं। अंडर वाटर है तो उनके साथ उनके जो दूसरे एलिमेंट्स भी दिखते हैं। हाँ, वो भी होते हैं, उनके कॉरल्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं हम। उनकी जो प्लांटेशन होती है अंदर से जो नहीं, वही हमने देखा कि जी अंडर वाटर काम करना तो एक बहुत अलग विषय है उस चीज़ को लेके, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। बट उसको इस तरीके से अंडर वाटर जो एक तरीका टेक्निक है, उसको आप किस तरीके से अच्छे प्रकार से आप अपने कैनवास पर करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस विषय में भी हम जानना चाहेंगे। उनमें तो क्योंकि उनमें फ्रीडम रहता है कि कौन से कोई भी हम प्लांटेशन रख सकते हैं, कोरल्स का भी कोई भी सेट देखते हैं, कोई भी कलर रख सकते हैं, और फिश को भी हम आधी छोड़ भी देते हैं। तो भी मजा आती है कि उन लगा कि वो पानी के लिए पानी में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा और थोड़ी इफेक्ट आ जाती है इसलिए। अच्छा, दूसरा सर हम जानना चाहते हैं आप काम की शुरुआत कैसे करते हैं? एक काम शुरू करने से पहले आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं? मैं जो मूड आता है ना मुझे कि चलो काम करना है और कलर ब्रश लेके, मैं ज़्यादातर पेंटिंग सर कैनवस के ऊपर ड्रॉ नहीं करता। ओके, डायरेक्ट कलर लेके मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो बाद में थोड़ा बैकग्राउंड का वो इफेक्ट कर देता हूँ कि ऐसे ऐसे करूँगा बैकग्राउंड। बाद में धीरे धीरे उनमें ब्रश से ही वो करके धीरे बाहर आता है। हाँ, बाहर आता रहता है। बस फिर इफेक्ट करने तो उनके ऊपर काम करते करते 2-3 लेयर में भी काम करके वो लेफ्ट कर देता हूँ पीछे वाला थोड़ा। सर हम जानना चाहेंगे कि आप एक काम में कितना समय देते हैं, वह उसका एक प्रारूप कैसे तैयार करते हैं? एक भी पेंटिंग कंटिन्यूस नहीं किया। ओके, लेकिन 1-2 दिन के बाद थोड़ा दूसरा काम ब्रेक किया करके वैसे चले जाता। तो डिपेंड करता है मूड पे कब। हाँ, मूड के ऊपर भी। और मूड तो इतना वो नहीं है, मूड तो होता ही मेरा, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ बालभवन में जी। तो वहाँ आर्ट एंड कल्चर का भी यहाँ का जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का काम मुझे दे गया है। तो आर्ट एंड कल्चर का पूरा जितने भी यहाँ VIP आते हैं बड़े बड़े लोग, उनके सामने जो कुछ प्रोग्राम करना है तो वो मैं करवा देता हूँ। पूरे इंडिया की कोई भी टीम को बुलाना है कल्चर ग्रुप को मैं बुलाता हूँ। तो आर्ट और कल्चर दोनों में मुझे इतना वो काम रहता है ना कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का मेरे ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं कि ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो मुझे काम किया है। और एक्चुअली मैं तो रिटायर्ड हो गया था, फिर भी यहाँ बालभवन है, ऑटोमस बॉडी है, सोसाइटी है। ओके, तो यहाँ के हमारे गवर्नमेंट ने 6 ईयर के बाद भी मुझे कि आप काम करो, काम करो तो और कोई ये संभाल नहीं पाएगा। इसी हुआ। और बाद में मैं छोड़ना चाहूँ तो भी यहाँ के कलेक्टर ऐसे बोले मैं हूँ तब तक रोको बैठना, ऐसे करके ऐसे सभी कलेक्टर मुझे बोलते हैं। तो अभी तक मैं जैसे सर आप बाल भवन में डायरेक्टर हैं तो उसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, उसका निर्वहन आप कैसे करते हैं? उस विषय में भी ज़रूर हम जानना चाहेंगे। पूरा डील करवाते हैं, मीटिंग है, बाद में क्ले मॉडलिंग करवाते हैं, पेपर क्राफ्ट भी है। पेंटिंग को मैं डायरेक्टर हूँ फिर भी मैं ही पेंटिंग से कर, मैंने ड्राइंग टीचर नहीं रखा। बाकी डांस टीचर वो डांस कर रहे हैं हमारा फोक डांस। और भी बाहर के डांस जो हमें जैसे भांगड़ा चाहिए तो हम पंजाब से ही बुलाते हैं, ओरिजिनल वहाँ के लोग आए थे यहाँ सिखाते हैं। जैसे हमें कालबेलिया वगैरह तो राजस्थान से बुलाते हैं, वो असल टीम आती है वो सिखाते हैं। ओके, और क्राफ्ट में भी, क्राफ्ट पेंटिंग में जैसे मिनिएचर पेंटिंग है तो राजस्थान के अच्छे से आर्टिस्ट है उनको यहाँ बुला के 1 वीक 10 दिन रुकते हैं और यहाँ के बच्चे को सिखाते हैं। इसलिए यहाँ का बालभवन इंडिया में बहुत बालभवन है, लेकिन टॉप 10 में हम रहते हैं कि बालभवन को। केंद्र शासित प्रदेश होना भी अपने आप में एक जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से बहुत अलग तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। तो उसको किस प्रकार आप निभाते हैं? और दूसरा कि उसमें जो इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं जिसके बारे में आपने बताया, तो वो कैसे और कब कहाँ से ये हुआ, उस विषय में भी ज़रूर हम जानना चाहेंगे। तो ये जल्दबाजी में होता है, ज़्यादातर शॉर्ट नोटिस में काम करना है तो वो होता है। और ड्राइंग पेंटिंग में तो हमने ड्राइंग टीचर नहीं रखे, लेकिन मैं ही ड्राइंग सिखाता था। बच्चे काम करते तो मुझे आइडिया आ जाता है कि ये लड़का अच्छा है, तो मैं उनको ज़्यादा गाइड करता हूँ। जैसे सर हमारे बच्चे जो स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में पेंटिंग कंपटीशन में जाते हैं ना, उनमें तो अवार्ड मिलते हैं।
लेकिन सर इंटरनेशनल अवार्ड जो चिल्ड्रन पेंटिंग कॉम्पिटिशन होती है तो उनमें वर्ल्ड वाइज में हमने सर 4 इंटरनेशनल अवार्ड अलग अलग कंट्री से पाए वाह। हमारे बच्चे ने, जो मेरे गाइडेंस में। इधर ही। हाँ, यहाँ पे। तो वो लोग दिल्ली भेजते, हम दिल्ली से बाद में वो लोग वहाँ भेजते थे पोलैंड। तो वहाँ से तो पहला अवार्ड हमें पैसिफिक एशिया का मिला था, जो एनवायरनमेंट के ऊपर था, बैंकॉक से मिला। तो फर्स्ट जापान, सेकंड कोरिया, थर्ड इंडिया, वो हमारा था, हमारे बच्चे थे। दिल्ली बुला के वहाँ वो सम्मान किया, वो अच्छा हुआ। बाद में दूसरा एक लड़का, उनका अमेरिका से मिला है, वहाँ से मिला। और जिससे 2 अवार्ड सर इजिप्ट से सिल्वर मेडल मिला 2 बार। तो ये 4 अवार्ड जब मिला ना, तो यहाँ के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि प्रेमजीत कि ये लकील जो अवार्ड मिलता है इंटरनेशनल, लकीली मिल जाता है कभी कभी, क्योंकि वो लास्ट टाइम में ये निकालो ये निकालो ये निकालो करके लास्ट जो रहते हैं 4-5, वो उस वक्त जो मूड होता है जजेस का, हाँ, तो वो लेकिन 4 बार मिलना आसान वो तो आपकी कैपेसिटी भी, आप जितने कैपेबल है इसलिए आपने जो तो सर बाद में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी फाइल मूव की, और बेस्ट आर्ट टीचर का जो नेशनल अवार्ड मिलता है ना, उसको भी मुझे मिला। और नसीब इतना अच्छा कि अब्दुल कलाम का से मिला प्रेसिडेंट अवार्ड बेस्ट आर्ट टीचर का। वाह। तो सर इसके लिए आपको जितना अभी सम्मान दिया जाए उतना कम है, क्योंकि जैसा मुझे पता चला है कि आप एज ए बाल भवन के डायरेक्टर हैं, पर उसके लिए आप सैलरी नहीं लेते हैं। तो ये भी एक आश्चर्यजनक ये है, क्योंकि इस तरह से सेवा देना ये हर कोई की बस की बात नहीं होती है। और आज के समय में तो ऐसे लोग ही कम मिलते हैं जिनके पास जाके सही सलाह व सही गाइडेंस मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो सौभाग्य है हम सभी का जो हम आपसे जुड़े हैं, और आपसे बीच बीच में बातें होती रहती हैं और सलाह हमें मिलती रहती हैं। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, जो जब आपको सम्मान प्राप्त हुआ तो आपको कैसा लगा? लेकिन बाद में भी सर, वो अवार्ड के बाद भी मैंने तो काम चालू रखा, ऐसे ही काम, और बाद में भी दूसरे 4 मिले सर। हमारे पास इंटरनेशनल अवार्ड 8 है, बल्गेरिया वगैरह से मिले ना, तो इसलिए मैं तो अभी बिना देखे बोल देता हूँ कि इंडिया में कोई भी संस्था के पास इतना हमारे जितने अवार्ड नहीं होंगे ऐसे डायरेक्ट बोल देता हूँ, क्योंकि इतने अवार्ड मिलना बहुत ही मुश्किल है। एक संस्था की जिम्मेदारियों को आप किस तरीके से देखते हैं, वह उसको आप कैसे पालन करते हैं, उस विषय में भी हम जानना चाहेंगे। अच्छा, दोनों में बहुत ही बैठा है, तो इसलिए मैं सुबह से रात तक काम ही करता हूँ। मैं कभी आराम करना जैसा तो मालूम ही नहीं कब आराम करता हूँ। मैं वही सोचा कि ये इंटरव्यू कैसे हो पाएगा, मुझे नहीं मालूम था कि अभी 15 अगस्त का सारा इतनी सारी तैयारियां चल रही हैं। हाँ। उसके बीच में से इतना सारा समय निकालना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना सारा समय निकाला। सर हम जानना चाहते हैं, जो आप बाल भवन में नए वर्कशॉप करते हैं अलग अलग माध्यम में, तो उसमें क्या नए कलाकारों के लिए क्या जगह रहती है, किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ताकि आप उनको बुलाएं और एक दीव घूमने का भी मौका दें, और दूसरा आपके वर्कशॉप के आयोजन में वो हिस्सा ले सकें, उस विषय में भी ज़रूर कुछ जानकारी दीजिए। तो देखिए मैंने जो रेजिना तो वे भी ज़्यादा उनका लोगों को शौक है कि उनमें क्रेज़ चल रहा है उनका। तो बाद में मैंने हमारे वेस्टर्न को बोला है, वेस्टर्न को, तो वहाँ से किरण मैडम ने बोला कि मैं अच्छी कोई आर्टिस्ट को भेज दूँगी। तो टाइम लगा था, लेकिन एक अहमदाबाद की लड़की ने मुझे बोला कि मैं करवा सकती हूँ। मैं क्या है तो अहमदाबाद से, तो बोला डायरेक्ट बोला, तो उनका पेमेंट हम कर लेते हैं बाल भवन, लेकिन वेस्ट जोन से करते हैं। वेस्ट जोन से तो बहुत अच्छे से आर्टिस्ट आते हैं, इंडिया के अच्छे आर्टिस्ट को बुला, जैसे कि पहले हमने ये वुड आर्ट, तो वुड को कटिंग करके प्रिंट करना। अच्छा, वुड प्रिंट के तो वुड प्रिंट में वो आया आसाम से एक लड़का आया था, एक लड़की के साथ में, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया था। बाद में पेपर आर्ट है, फिर पेपर में से काम करना, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने से बच्चों को मजा आती है। तो गोवा से वो वहाँ के एक्सपर्ट वो आए थे। वैसे बहुत सी, जैसे कि हम टेराकोटा का है, तो टेराकोटा का आर्टिस्ट को राजस्थान हम वेस्ट जोन को बोलते हैं, तो वहाँ से
और बहुत एक्सपर्ट है, जिनको नेशनल अवार्ड मिले। वैसे भी आर्टिस्ट जो टेराकोटा के ऊपर काम कर रहे हैं, वो लोग यहाँ के व्हील के ऊपर थ्रोइंग करके सीखे काम करते हैं। वो मजा इलेक्ट्रिक व्हील वगैरह हमने परचेस कर लिया, सब आपके पास है हमारे पास। और हम फायर भी करते हैं। भट्टी भी है? हाँ, भट्टी भी बनाते हैं टेम्पररी, कुछ सब टेम्पररी बनाते हैं। वो जो आते हैं एक्सपर्ट, उनको मालूम होता है कैसे करना है। तो हाँ, नहीं मुझे लगा शायद सिरेमिक के वर्क्स भी आप लोग करते हैं। हाँ, नहीं सर, सिरेमिक के लिए तो बहुत सारा प्रिपरेशन चाहिए होता है। हाँ, उनमें बहुत उनका हीट भी ज़्यादा चाहिए। और 1200 डिग्री क्यों मेरे सिरेमिक में बहुत सारा कार्यकलाप होता है, मेरे ख्याल से 1200 डिग्री टेम्परेचर, क्योंकि मेरा ऑप्शनल था तो मुझे पता है इसके विषय में, तो इसीलिए बहुत सारा तामझाम होता है। तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? मेरे यही मैसेज कि आज के ज़माने में जो सो जाते हैं, आराम करते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। काम करते रहो। ऐसा नहीं बेनिफिट क्या मिला है वो सोचना ही नहीं। जो काम करते रहेंगे ना, ऑटोमेटिक नाम भी रहेगा आपके पास। इतने पेंटिंग हो गए, आपका एग्जीबिशन इतने हो गए, आप पॉपुलर हो जाएंगे। बाद में तो सेलिंग तो ऑटोमेटिक हो जाता है, होता रहता है। होता ही रहता है, कहीं ना कहीं जाए आपको। क्योंकि अब अच्छे आर्टिस्ट है, आपके अच्छी बहुत से पेंटिंग है, तो आप एग्जीबिशन करेंगे ना, कहीं ना कहीं इतने पेंटिंग है तो करेंगे। तो अलग अलग जगह करेंगे तो इतने बायर्स भी मिल जाते हैं अलग अलग जगह। एक पेंटिंग यहाँ नहीं सेल होता, दूसरी जगह सेल होता है, वहाँ का उनका टेस्ट अलग होता है, लोगों का टेस्ट अलग होता है, तो हो जाता है। इसलिए तो काम करने और नया एक्सपीरियंस भी करना चाहिए। आज का जो युग है, बिल्कुल नया चीज़ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। वो नया एडिटिंग करके अच्छा लगेगा, नहीं तो क्या लगेगा, कॉपी वर्क जैसा लगेगा कि उन्होंने काम किया तो वही काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, अभी का जो हाल फिलहाल का आर्ट मार्केट है, उसको लेके आप कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में आर्ट का भविष्य कैसा है? इंडिया में अभी अच्छा माहौल बनने लगा है। लोग बहुत से आर्टिस्ट भी है और आर्ट गैलरी बन रही है, बहुत सी बनती है, नई भी। अभी भी अहमदाबाद में भी बहुत सी आर्ट गैलरी बनी। तो मुझे लगता है कि उनका मतलब यही है कि आर्टिस्ट काम करते रहते हैं, बहुत काम करते हैं, थोड़ा बंद करते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि चैनल के विषय में आपको कब मालूम पड़ा और इस चैनल के विषय में आप क्या सोचते हैं? हाँ, तो चैनल के बारे में तो मैं आपको पहले सॉरी कहना चाहूँगा, इसलिए कि मैं स्टार्टिंग में मुझे बोला था कि आपने ये चैनल बहुत अच्छी से वो किए और उनका बहुत अच्छा स्टार्टिंग किया पहले से। मुझे तो बहुत पसंद है ये चैनल। और मैं जितने भी आपका जो प्रोग्राम आते हैं ज़्यादातर मैं देखता हूँ, कोई निकल गया होगा शायद, लेकिन और उनमें से जो बहुत अच्छे होते हैं, जो बच्चों को भी मज़ा आती है, ऐसे भी उनमें आर्टिस्ट का काम वगैरह होता है, तो मैं हमारे बालपन के बच्चों को जाके दिखाता हूँ कैसे ऐसे काम करते हैं, ये प्रोसीजर है, ऐसे भी काम करते हैं। अलग अलग आपने जो सिर्फ पेंटिंग में बाकी का भी आपने उनमें जो कवरेज किया है उनका, तो बहुत से तो पत्रकार जैसे लोगों को भी आपने इन्वाइट किया, उनका भी हो गया। म्यूजिक है, डांस हाँ, है, थिएटर एक्टर हैं, तो सभी का जो काम देखने को मिलता है उनमें, कि अलग अलग फील्ड के आर्टिस्ट को भी अपना जो अपने पास है वो वहीं रह जाता है, पैक हो जाता है, तो वो एक्सपोज हो और दुनिया जाने कि ये बंदा भी यहाँ है हमारे समाज में, हमारे साथ है, लेकिन उनके बारे में कोई जानते नहीं। तो ये आपकी चैनल से तो मुझे लगता है बहुत से आर्टिस्ट को अच्छा वो भी गया। सर, इसमें लगभग अभी तक 300 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और मोस्टली इसमें कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं, कुछ ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, कुछ लेखक हैं, गैलरीज़ हैं, बायर्स हैं, जो कलेक्टर्स हैं, आर्ट कलेक्टर्स हैं, वो हैं। तो बस यही सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही हो पाया है। आप लोग इतने अनुभव प्राप्त सभी जो कलाकार हैं उनके आशीर्वाद से ही हो पाया है। तो आप लोग ज़रूर देखिए और दूसरों से शेयर भी कीजिए। ऐसे अच्छे आर्टिस्ट पद्मश्री वगैरह आर्टिस्ट को भी उनमें आप बुलाते हैं और सामने से आते हैं, और मुझे लगता है अभी तो लाइन में हो गए लोग कि मुझे भी आपके चैनल में। नहीं सर। सर, आपने इतनी व्यस्तता में से समय निकाला, ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
और दूसरा, अभी जैसे 15 अगस्त में हर घर तिरंगा का जो एक मोदी जी ने आह्वान किया है, उसके लिए आप भी इस चैनल के माध्यम से अपना संदेश दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो अभी तो यहाँ मैं बहुत बिजी हूँ, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ये तो कल्चर प्रोग्राम 15 अगस्त भी आती है, तो कल्चर प्रोग्राम की जिम्मेदारी भी मुझे दी है। तो बहुत से कार्यक्रम होने वाले हैं। तो हमारे भारत सरकार ने भी जो मोदी जी का उनका आइडिया है कि हर घर तिरंगा 3 दिन मनाए जो पूरे देश में है, तो हम तो उनके लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तरह से मनाएंगे। उनमें मैं तो दूसरा क्या आइडिया है हमारा, तो हमने बात बोल के बच्चों के साथ मिलकर हम दिया बनाएंगे, तीनों कलर में, तीनों कलर दिया जलाएंगे और शहीदों को हम श्रद्धांजलि देंगे। तो तीनों का एक फ्लैग ही बना लेंगे दिया पूरा, तो जला के अच्छी तरह से हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। और मैं तो सभी लोगों को प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश की जो पहचान है वो तिरंगा ही है, तो तिरंगा का तो महत्व इतना होना चाहिए। तो सिर्फ आन बान शान ही नहीं है, तो हमारी जान है, ऐसे मान लीजिए आप। और हर एक लोग उनका सम्मान करे और उनका तिरंगा लहराए, ऐसी मेरी शुभकामना है। थैंक यू सो मच सर। और अंत में हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इतना सारा समय निकाला, और आने वाले जो पुरस्कार हैं वह अन्य सभी उपलब्धियों के लिए हम आपको अग्रिम बधाइयाँ देते हैं। और आप निरंतर इस तरह प्रगति करते रहें, हम यही कामना करते हैं। और दूसरे जो भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं और जो नए हैं, उन लोगों को हम चाहेंगे कि वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं और दूसरों से वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस तरह के व्यक्तित्व के जो भी लोग हैं उनके बारे में, उनके विषयों के बारे में, उनके कला जीवन के बारे में लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है, और इससे एक अलग तरह का मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसमें मेरी मदद ज़रूर करेंगे दूसरों तक पहुंचाने में। तो कल फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।